नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस डील होने जा रही है 19 जून को, जिस पर दस्तखत किए जाने हैं, हालांकि बहुत सारी उथल पुथल डील को लेकर चल रही है, दावे प्रतिदावे चल रहे हैं, इस वजह से सवालिया निशान भी लगा हुआ है। लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि 19 जून को इस पर दस्तखत हो जाएंगे जिनेवा में। तो इसे एक ईरान की बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि ईरान ने बहुत कुछ हासिल किया है और लोग, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स, इसको इसी आधार पर एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इसको बड़े फलक पर भी देखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति और बल्कि रणनीति के संदर्भों में भी इस डील की या इस पूरे जंग की समाप्ति और डील से जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उसका भी आकलन होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ये जो जीत है केवल ईरान की जीत नहीं है। ठीक है कि ईरान खड़ा रहा, युद्ध में लड़ता रहा, बराबरी से जवाब देता रहा, युद्ध को लंबा खींचने और पूरे क्षेत्र को उसमें लपेट लेने की जो उसकी मूल रणनीति थी वो उसने इस तरह से अप्लाई की कि ट्रंप को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा, खास तौर पर होर्मुज पर कब्जे के बाद। लेकिन ईरान की अपनी भूमिका के बावजूद दो और उसके जो सहयोगी हैं, रूस और चीन, उनकी भूमिका को कम कर आंका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस पूरी जंग के दौरान उसके ये दो मित्र उसके साथ खड़े रहे। न केवल खड़े रहे बल्कि उसको तमाम तरह से मदद भी करते रहे, और उस मदद का ही एक असर था कि ईरान बहुत सारे नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा अमेरिका को और उसके सहयोगी देशों को। और इस युद्ध में ईरान का तो दांव पर लगा ही था, लेकिन चीन और रूस भी इस युद्ध को बहुत करीब से देख रहे थे और वो इस युद्ध को जिस अंजाम तक ले जाना चाहते थे उसमें उन्हें भी कामयाबी मिली है। यानी अमेरिका को कमज़ोर करना, अमेरिका को झुकाना, अमेरिका की वैश्विक स्तर पर जो विश्वसनीयता है, साख है, या उसको जिस नज़रों से देखा जाता है उसे नीचे गिराना, इसमें चीन बहुत मैं कहता हूँ कि चालाकी से कामयाब हुआ है। उसने इस युद्ध में सीधा दखल नहीं दिया, ज़्यादा बयानबाजी नहीं की, बस ये करता रहा कि ईरान को सहयोग करता रहा और इंतज़ार करता रहा कि ट्रंप कितनी गलतियां करते हैं। बार बार गलतियां करने का मौका उसको दिया और इन गलतियों के चलते ट्रंप ने अमेरिका को बुरी तरह से फंसा दिया, और फंसा ही नहीं दिया है बल्कि उसे कमज़ोर भी कर दिया है। आज अमेरिका अब इस तिकड़ी के मुकाबले कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि उसने एक बड़ी मात इस तिकड़ी से खा ली है। ये तीन देश मिलकर जो कर रहे थे उसके सामने उसकी नहीं चल पाई है, और उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। इजराइल के बहकावे में आकर उसने जो जंग लड़ी वो उसके लिए भी जिम्मेदार है, और फिर जंग को 4 महीने तक खींचता रहा, ये उसकी गलती थी। अगर बहुत पहले ही किसी तरह के समझौते पर वो आ जाता तो जो समझौता आज वो कर रहा है वो समझौता 2 महीने पहले भी हो सकता था अगर वो समझदारी से काम लेते। लेकिन ट्रंप तो पूरी तरह से झुकाने पर आमादा थे ईरान को, और ये नहीं समझ पा रहे थे कि ईरान के साथ 2 और बड़े मुल्क खड़े हैं। इसलिए ईरान की जो अपनी इच्छा शक्ति थी, जो अपना साहस था और जो बलिदान देने का जज्बा था, वो अपनी जगह पर दुरुस्त था। लेकिन जब 2 महाशक्तियों का उसको साथ मिल गया तो उसके हौसले और भी बुलंद हो गए, और जो मदद उनकी तरफ से आई, चाहे हथियारों की, चाहे टेक्नोलॉजी को लेकर, इन तमाम चीज़ों से उसको ये फ़ायदा हुआ। तो सवाल तो ये है कि ये तिकड़ी अगर इस पूरे डील के बाद मजबूत होती है तो किस तरह से मजबूत होगी, और अमेरिका जो कमज़ोर हो रहा है वो किस तरह से कमज़ोर होगा, और इसका पूरा वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो
हो रहा है, इससे बहुत सारे विश्लेषक साफ तौर पर मान रहे हैं कि चीन रूस ईरान की तिकड़ी मजबूत हुई है। चीन रूस ईरान की तिकड़ी ही नहीं मजबूत हुई, बल्कि क्रिंक एक संगठन है जिसमें चाइना है, रूस है, ईरान है और नॉर्थ कोरिया है। इनका एक संगठन है, सैन्य गठबंधन जैसा है क्रिंक, उसको भी बहुत मदद मिली है। यह ट्रिपल एक्सिस अगर आप कहें, इस टर्मिनोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है रूस, चीन और ईरान के संदर्भ में, वो मजबूत हुई है। तो ये एक बड़ा काम हुआ है। अब इसके ये जो तिकड़ी मजबूत हुई है, जरा इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से हुई है। ईरान ने अमेरिका को झुकाने में कामयाबी हासिल की, मनचाही एक तरह से डील उसको मिल रही है। इससे पूरे मध्य पूर्व में ईरान मजबूत हो रहा है। ईरान के मजबूत होने का मतलब है कि मध्य पूर्व में रूस और चीन की जो पहुंच है और प्रभाव है, उसका मजबूत होना भी है। और ईरान के साथ संबंधों के और प्रगाढ़ होने का भी इससे रास्ता खुलता है। संबंध तो पहले से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ईरान स्थिरता की तरफ बढ़ता है, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जैसे कि उसको 20-25 बिलियन डॉलर उसकी जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो वापस मिलते हैं, 300 बिलियन डॉलर उसे पुनर्निर्माण के लिए मिलते हैं, तो इस सब में रूस और चीन की भागीदारी होगी और रूस और चीन को भी इससे फ़ायदा होगा। एक मजबूत ईरान एक मजबूत साथी भी होगा। तो ईरान की अर्थव्यवस्था, अगर ईरान से सारे प्रतिबंध हटते हैं, तेल का निर्यात शुरू करता है, तो जो एनर्जी का संकट खड़ा करने की कोशिश ट्रंप साहब कर रहे थे चीन के लिए, वो एकदम से दूर हो जाता है। चीन को ईरान से सस्ता तेल मिल रहा था, एक बार फिर से वो सप्लाई चेन खुल जाएगी और रूस के लिए एक हथियारों का बाजार भी खुल जाता है। ज़्यादा हथियार खरीद सकेगा ईरान रूस से और चीन से। ईरान को दूसरा फ़ायदा इससे ये होगा कि ईरान रूस को वो सारे हथियार और बड़ी मात्रा में सप्लाई कर सकता है जो अभी तक करता आ रहा है, ख़ासतौर से ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स जो यूक्रेन वार में वो इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो एक प्रभाव है इससे ये पैदा होता है। दूसरा ये है कि चीन ने इस पूरे मामले में एक मीडिएटर का रोल भी प्ले किया है। पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को आगे रखकर उसने इसको जिम्मेदारी के साथ निभाया है। तो उसको एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में न केवल मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि वो युद्ध को भड़काने वालों में से नहीं है, युद्ध में कूद पड़ने वालों में से नहीं है, और कोशिश ये उसकी ये रहती है कि कोई समझौता हो, कोई समाधान हो। और इसलिए उस लिहाज से चीन की एक छवि क्षेत्रीय स्तर पर, मध्य पूर्व में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बननी लाजमी है। उससे ज़्यादा जिम्मेदार देश के रूप में देखा जा रहा है। फिर ईरान के मजबूत होने से जो SCO है, ब्रिक्स है, ये सारे प्लेटफॉर्म मजबूत होते हैं। डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस ईरान के ज़रिए बढ़ रही थी वो और मजबूत की जा सकती है कि ईरान जब बड़े पैमाने पर ख़रीद फरोख्त शुरू करेगा, उसके पास धन आएगा तो वो सारा फिर युआन में होने लगेगा, तो उससे उसका फ़ायदा होगा। फिर रूस, चीन और ईरान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं और उसमें तीनों का भला हो सकता है। तीनों एक दूसरे से मिलकर काम कर सकते हैं। तीसरा जो है कि US का फोकस जो है वो डाइवर्ट होगा, क्योंकि US मिडिल ईस्ट में फंसने से इंडो पैसिफिक और यूरोप पर ध्यान कम जा रहा था। वो पूरी तरह से यहीं फंस गया था और अभी भी फंसा रहेगा, क्योंकि इजराइल की वजह से वो वहाँ रुका रहेगा और जो कुछ भी वहाँ पर उथल पुथल होगी, अब चूंकि उसका प्रभाव भी कम होगा, गल्फ के जो स्टेट्स हैं, जो देश हैं, वो उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम को वो तलाश रहे हैं जिसमें ईरान के साथ कोई समझौता हो जाए तो ईरान की तरफ से होने वाला खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यहाँ चीन की और रूस की भूमिका होगी
वो इन देशों के बीच में मध्यस्थता करके एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करवा सकते हैं जिसमें अमेरिका की कोई भूमिका ही नहीं होगी और चीन भी सीधे तौर पर उसमें शामिल नहीं होगा। तो जो स्थानीय या क्षेत्रीय सिक्योरिटी सिस्टम बनेगा उस वो चीन और रूस के ज़रिए बनेगा, इसलिए चीन और रूस का प्रभाव रहेगा, लेकिन अमेरिका का दखल इस पूरे क्षेत्र से कम हो जाएगा। इसलिए उसका प्रभाव न केवल क्षेत्र पर बल्कि जो पूरी पेट्रोलियम की राजनीति है, जो तेल की राजनीति है, तेल के नियंत्रण की राजनीति है, उस पर भी उसका नियंत्रण कमज़ोर हो जाएगा और दूसरी तरफ रूस और चीन का ये बढ़ेगा। सैंक्शंस और जो वो लगाता रहा है, उसका जो इवेजन होता है या अल्टरनेटिव सिस्टम्स इस युद्ध के दौरान डेवलप हुए हैं। ईरान ने जिस तरह से चीन और रूस के साथ मिलकर किस तरह से तेल बेचना है, उसका पेमेंट किस तरह से लाना है, वो सारा जो शैडो बैंकिंग होती है उसका इस्तेमाल करके वो सब हासिल किया है, जिससे एक्सेस ऑफ ऑटोक्रेसी कहा जाता है, आत्मनिर्भरता की एक की व्यवस्था बनाना। अगर सैंक्शन लगाए जाते हैं तो कैसे उनसे बचा जाना है। तो ये दोनों, रूस और चीन दोनों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। रूस पर भी सैंक्शन लगे हैं, चीन पर कभी भी अमेरिका सैंक्शन लगा सकता है। तो उस सूरत में ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इस वार के दौरान, ईरान और अमेरिका की वार के दौरान, ये सारे तजुर्बे रूस के भी काम आएंगे और चीन के भी काम आएंगे। तो ये एक बड़ा क्षेत्रीय स्तर पर हो रहा है। अब वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात हम लोग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं वो और मजबूत होता है, क्योंकि जो सुपर पावर यूएस है उसका प्रभाव क्षीण हो रहा है और जो क्षेत्रीय संगठन हैं वो अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं, क्योंकि जो ये दूसरी ताकतें हैं जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखती हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए काम कर रही हैं, चाहे रूस हो, चीन हो, भारत डावाडोल है, लेकिन ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ये तमाम देशों को इससे एक बूस्ट मिलेगा और ब्रिक्स और एससीओ या इस तरह के जितने भी संगठन हैं उनको बल मिलेगा। और दूसरी तरफ जो अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था है जो नाटो के ज़रिए चलाई जाती है वो कमज़ोर हो ही गई है, क्योंकि एक तो ट्रंप ही उसको कमज़ोर करना चाहते थे, नाटो से निकलना चाहते थे, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, यूरोपियन देशों पर ज़बरदस्त दबाव डाल रहे थे। तो ऐसी सूरत में नाटो के लिए नई चुनौतियां खड़ी होंगी और क्या पता नाटो से भरोसा उठने के रास्ते की दिशा में ये भी हो सकता है कि यूरोप के मुल्क खुद कोई अल्टरनेटिव सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट करें, और इसकी बात चल रही है। और उसमें हो सकता है कि रूस के साथ भी किसी तरह की बातचीत हो, कोई समझौता हो। तो रूस से जो वो खतरा देखते हैं अगर वो कम होता है तो अमेरिका का प्रभाव न केवल मिडिल ईस्ट से बल्कि यूरोप से भी कम हो जाएगा, कम हो रहा है। जिस तरह की अदावत मोल ले ली है उन्होंने यूरोप के देशों से, उसका असर पड़ेगा। और तीसरी तरफ जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका है वहाँ भी रूस और चीन की पैठ बढ़नी लाजमी है, क्योंकि ट्रंप का जो पूरा रवैया है बहुत ही नस्लवादी किस्म का है। इसलिए चाहे अफ्रीका हो चाहे लैटिन अमेरिका, दोनों जगह उनके प्रति गुस्सा भी है। और फिर जिस तरह की हरकत उन्होंने वेनेजुएला में की है, जिस तरह की हरकत वो क्यूबा के साथ करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें उनके अमेरिका के खिलाफ एक नाराज़गी पैदा कर रही हैं, एक अविश्वास पैदा कर रही हैं। और इस वैक्यूम में रूस और चीन दोनों के लिए मौका बन जाता है। और ख़ास तौर पर चूँकि ये मध्य पूर्व की जंग के बाद जिस तरह से दोनों ने ईरान का साथ दिया और उसको मजबूत रखा और उसका अंजाम भी एक सफलतापूर्वक हुआ, तो ये मैसेज उन इलाकों में भी जाएगा और वो भी इसको इस पूरे जो तिकड़ी है उसको मजबूत करने के लिए, उससे जुड़ने के लिए काम करेंगे। तो एक ये है। तीसरी बात ये है कि जो आर्म्स और टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन है वो अब रशिया ईरान मिलिट्री टाइज
प्लस चाइना टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिलकर अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करने वाले हैं। चाहे वो ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो या साइबर वारफेयर हो, इन तीनों से मिलकर एक ज़बरदस्त चुनौती अमेरिका के लिए खड़ी होगी। तो ये एक बड़ी पिक्यूलियर स्थिति बन गई है। आप जानते ही हैं कि जो मैंने क्रिंक का जिक्र किया था, चाइना, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया की, वो पहले से ही काम कर रहा है। उनकी जो जॉइंट एक्सरसाइज है, आर्म ट्रेड है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है और प्रॉक्सी सपोर्ट है, वो सब अब और बढ़ेगा, क्योंकि ये ईरान के एक्सपेरिमेंट के बाद, ईरान की जंग के बाद अब उसमें ये सहयोग बढ़ेगा। ईरान रूस को, जैसा मैंने कहा, कि तमाम ड्रोन्स देता है, शायद 131, 136 हज़ारों की तादाद में भेजे हैं। रूस में फैक्ट्री लगाई है, वहाँ ट्रेनिंग के लोग भेजे हैं। रूस ईरान को सुखोई 35 फाइटर जेट दे चुका है। S-300 और 400 डिफेंस सिस्टम उसको दिया है। उत्तर कोरिया ने रूस की मदद की है। चीन की भूमिका इनडायरेक्ट रही है, उसने बेशक हथियारों की सप्लाई नहीं की, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान को इक्विप किया और लड़ने के लिए सक्षम बनाया। और इस जो तेल की खरीदी है या अर्थव्यवस्था है या जो वन बेल्ट रोड BRI योजना है, वो सब कुछ ईरान के भी लिए फ़ायदेमंद होगी, रूस के लिए भी और चीन के लिए भी। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये बड़ी दिलचस्प हैं और इन सब से पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है वो बदल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण बदल रहा है, क्योंकि ये एक जंग बहुत निर्णायक है। इसे आप मान लीजिए कि ये 21वीं सदी की एक बड़ी जंग थी और इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नए सिरे से डिफाइन किया है और आगे इसके असरात हम देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।